हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। और आज का टॉपिक हम लोगों का है सेल डिवीजन, जैसा कि आप देख पा रहे हो। और आज का सेशन काफी इम्पोर्टेंट होने जा रहा है। शुरू में हम लोग कुछ सवाल देखेंगे, उसके बाद प्रोसेस को समझेंगे, उसके बाद मैकेनिज्म को समझेंगे। और मैं हूं के मुकेश सिंह, और मैं लगातार आप लोगों को क्लब को सेल बायोलॉजी का जो सीरीज है वो मैं दे रहा हूं। ये जनरल साइंस लेक्चर का सीरीज है, ये लेक्चर नंबर 4 है। आपसे पहले जो लोग 3 लेक्चर का वीडियो नहीं देखे हो, बिल्कुल जा करके देख लेना। और आज का टॉपिक चलो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहला सवाल है कि सेल कौन सा सेल है जो डिवाइड करता है लाइफ लॉन्ग, और कौन सा सेल है जो डिवाइड नहीं करता है आफ्टर बर्थ। पहले कुछ सवाल ले लेते हैं हम लोग हैं कि विच सेल आर नॉट डिवाइडिंग आफ्टर बर्थ एंड विच सेल आर डिवाइडिंग आफ्टर बर्थ। तो ऊपर में लिखा हुआ हार्ट सेल एंड नर्व सेल्स। ये क्या होता है? रेयरली डिवाइडिंग सेल होता है। नर्व से सेल स्पेशली जो ब्रेन का सेल होता है वो जन्म के बाद डिवाइड नहीं करता है। मतलब जितना सेल लेकर के हम लोग जन्म लेते हैं वही सेल आगे क्या होता है, प्रोलिफरेट करते रहता है, पर डिवाइड नहीं करता है, मतलब नॉन डिवाइडिंग सेल होता है। एक सवाल और आपके मन में होगा कि सेल सेल डिवीजन को कंट्रोल कौन करता है। अभी प्रोसेस पे हम लोग आने वाले। प्रोसेस पे आने से पहले मैं ये बता दूं कुछ वो जो फैक्ट्स जो जरूरी है, जो आपके मन में कई तरह के सवाल को बनाए, मतलब डेवलप करते रहता है, और आपको उसका आंसर नहीं मिलता है। तो पहले मैं उन सवालों का आंसर दे देता हूँ, उसके बाद मैं प्रोसेस बताऊंगा, फिर उसका क्या अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है वो बताऊंगा। तो दूसरा सवाल है कि व्हाट कंट्रोल सेल डिवीजन। सेल डिवीजन कौन कंट्रोल करता है? तो सब लोग जिनको नहीं पता है जान लेना। अ वेराइटी ऑफ जीन आर इन्वॉल्व इन कंट्रोलिंग द सेल डिवीजन। ठीक है, सेल डिवीजन को कंट्रोल करने के लिए कई तरह के जो जीन है वो जवाबदेह होता है। इस बात को हम लोग को समझना है, इस बात को हम लोग को याद रखना है। ठीक है। और अगर एक सवाल मन में होगा, अगर वो कंट्रोल न हो तो क्या होगा? तो बस वेट करो, मैं अभी आता हूं, उसका भी जवाब दूंगा। दूसरा एक सवाल और बनता है कि हाउ मेनी टाइम अ सेल डिवाइड, है ना, कितना बार एक सेल जो है डिवाइड करता है। तो देखो, एक है हैप्लिक लिमिट है, शायद आप लोग किताब में नहीं होगा, आप लोग नहीं पढ़े होंगे, तो याद रखिएगा हैप्लिक लिमिट। ये एक्चुअली साइंटिस्ट का नाम है, और इन्होंने सेलुलर एजिंग पे बहुत सारा काम किया हुआ है। और इस कॉन्सेप्ट के अनुसार, ठीक है, नॉर्मल ह्यूमन सेल कैन ओनली रेप्लिकेट एंड डिवाइड 40 टू 60 टाइम, मतलब 40 से 60 बार तक डिवाइड करता है। बिफोर इट कैन नॉट डिवाइड एनी मोर, उसके बाद वो डिवाइड नहीं करेगा। एंड विल ब्रेक डाउन बाय ए प्रोग्राम्ड सेल डेथ। और इस प्रोग्राम सेल डेथ को हम लोग क्या बोलते हैं? एपोप्टोसिस कहते हैं। मतलब क्या हुआ कि कोई भी सेल, ठीक है, एक बार जब वो डिवीजन में इंटर करता है तो 40 से 60 बार तक डिवाइड करेगा, उसके बाद वो डिवाइड नहीं करेगा। उसके बाद वो सेल क्या होगा? वो डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, वो टूट जाएगा, वो नष्ट हो जाएगा। और वो भी जो नष्ट होने का जो प्रोसेस है वो एकदम प्रोग्राम वे में होगा, और उसको हम बोलते हैं प्रोग्राम सेल डेथ। या उसी के लिए टेक्निकल वर्ड है जिसका नाम है अपप्टोसिस। याद रखना कि अपप्टोसिस क्या है, कई दफा सवाल आएगा यूपीएससी प्रीलिम्स में। तो आप लोग क्या बताओगे? अपप्टोसिस इज ए प्रोग्राम सेल डेथ व्हेन इट बिगिंस, जब कोई सेल अपना सेलुलर जो साइकिल्स होता है, सेलुलर जो डिवीजन प्रोसेस होता है, जब उसको कंप्लीट कर लेता है उसके बाद ये प्रोसेस शुरू होता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। एक और क्वेश्चन कई दफा बच्चों जो मेरे ऑफलाइन क्लास में है वो लोग अक्सर सवाल पूछते रहते हैं, सर व्हाई डू सेल मल्टीप्लाई। दिस इज द मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन बाय द स्टूडेंट्स। व्हाई डू सेल मल्टीप्लाई? तो सिंपल सा बात है कि सेल मल्टीप्लाई क्यों करता है? जब स्पर्म और एग जब फर्टिलाइज करके एक जाइगोट बनाते हैं वो पहला सेल होता है, और वही सेल आगे एक नए बच्चे में डेवलप हो जाता है, और एक बच्चे का जन्म होता है, और पूरा तमाम जीवन जीता है, और एक अभ्यस्त होने के बाद, बूढ़े होने के बाद वो मर जाता है। तो सेल मल्टीप्लाई करने का उद्देश्य है टू ग्रो, टू डेवलप, टू रिपेयर फॉर द ऑर्गेनिज्म, एंड टू प्रोड्यूस ऑफ स्प्रिंग। सेल के डिवीजन का या मल्टीप्लिकेशन का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है?
तो ग्रो करना, वृद्धि करना, डेवलप करना, विकास करना, रिपेयर मतलब मरम्मत करना। कई दफा क्या होता है, हम लोग के शरीर में नाखून टूटते बनते रहता है, त्वचा टूटते बनते रहता है, शरीर के कोई पार्ट में जख्म हो गया, उस वुंड्स का हीलिंग करना है, या ऑफ स्प्रिंग को प्रोड्यूस करने के लिए स्पर्म और एग की जरूरत होती है, और इसके बनने के लिए सेल का मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन जरूरी है। ठीक है। What limit the size of a cells and forces it to divide rather than keep getting larger is the ratio of surface area to the volume of the cells। तो वो एक अलग कॉन्सेप्ट में आगे बताऊंगा आप लोगों को क्या होता है ये। चलिए एक दो सवाल और ले लेते हैं, उसके बाद हम इस क्लास को शुरू कर लेंगे। व्हाट आर द थ्री रीजन वाई सेल डिवाइड। देखो इंटरव्यू में जब बैठोगे ना, कई दफा आप लोग जब इंटरव्यू यूपीएससी की इंटरव्यू दोगे या किसी भी एग्जाम की इंटरव्यू में जाओगे, तो कई दफा छोटे छोटे सवाल पूछ देता है आपसे। मान लो आपसे पूछा कि आप बताइए कि आपसे कौन सा सवाल पूछा जाए, किस टॉपिक पूछा जाए, आपने कहा सर सेल डिवीजन में सवाल पूछिए। तो वो एरिया है जहाँ पे सवाल बनता है। कई दफा इंटरव्यू वगैरह में आपको क्या होता है, ये मौका दिया जाता है कि भाई आप पे एक सवाल पूछा जाता है कि भाई आपका कौन सा एरिया अच्छा है, आप वहां से बताइए, मैं वही सवाल करूंगा। बोर्ड ये कहता है। और जब आपको कहता है और आप कहते हैं कि हमारा फलाना टॉपिक अच्छा है, और जब उस टॉपिक पे सवाल देता है तो फिर आप फंस जाते हो। तो ये बड़ा सा एक अच्छा टॉपिक है जहाँ पे कभी आपको मौका मिले और अगर आपसे कभी पूछा जाए तो आप बिल्कुल कह सकते हो कि सर इस टॉपिक सवाल पूछिए, और आप तमाम सवालों का उत्तर दे सकोगे। हाँ, बशर्ते कि आपके पास एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए, क्योंकि बोर्ड कभी भी आपसे बहुत कोर सवाल नहीं पूछेगा अगर आपका मेडिकल साइंस या जूलॉजी या बोटनी ऑप्शनल सब्जेक्ट नहीं है तब। बात समझ रहे हो ना। जनरल बच्चों को तो बहुत ही जनरल सवाल पूछेगा कि व्हाट आर द थ्री रीजन व्हाई सेल डिवाइड, तो क्या कहोगे, ग्रोथ, पहला हो गया, है ना। दूसरा क्या कहोगे, रिप्लेसमेंट, है ना। और तीसरा क्या कहोगे, रिप्रोडक्शन। तीन तीन सवाल का तीन उत्तर, बात खत्म। सर ग्रोथ, रिप्लेसमेंट एंड रिप्रोडक्शन, दीज आर द थ्री, ओवर। एक और सवाल लेते हैं, व्हाई डिवीजन अकर इन कंट्रोल मैनर। मैंने कहा था अभी मैं आऊंगा बताऊंगा आप लोगों को। वाई सेल डिवीजन अकर इन ए कंट्रोल्ड मैनर। अगर एक कंट्रोल मैनर में ना हो तब क्या होगा, तो कंट्रोल मैनर में होता है तो कंट्रोल करने का काम कौन करता है, जीन करता है। प्रोग्राम ब्रेन में कंट्रोल होता है। अगर ये कंट्रोल नहीं होता है, इफ द सेल इज नॉट केयरफुली कंट्रोल्ड, अगर ये केयरफुली कंट्रोल नहीं होता है, इट कैन कॉज अ डिजीज कॉल्ड व्हाट, कैंसर। समझ रहे हो, कैंसर which cause cell division to happen too fast। बात समझ रहे हैं ना। अगर सेल डिवीजन पे कंट्रोल नहीं रहेगा तो सेल का डिवीजन क्या होगा, बहुत फास्ट हो जाएगा। एज ए रिजल्ट क्या होगा, ट्यूमर का फॉर्मेशन होगा। ठीक है ना। और ये ट्यूमर लेटर क्या होगा, कैंसर ट्यूमर में बदल जाएगा। तो कैंसर का डेफिनेशन क्या होता है, अनकंट्रोल्ड प्रोलिफरेशन ऑफ सेल और अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ सेल आर कॉल्ड कैंसर। अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ सेल्स मतलब सेल का अपने डिवीजन के प्रोसेस के ऊपर से कंट्रोल अगर खो गया, नियंत्रण अगर खो गया, तो उस सेल का हो जाएगा अनकंट्रोल हो जाएगा, और वो जो फास्ट डिवाइड करेगा तो उससे एक ट्यूमर बन जाएगा, और वही ट्यूमर बाद में कैंसर जैसे रोग का कारण बनेगा। आई होप कि यहाँ तक का टॉपिक तो क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। मैं उन फैक्ट्स पे नहीं जाऊंगा जहां पे सवाल यूपीएससी में या यूपीएससी स्तरीय जो भी पीसीएस वगैरह है, या जैसे मान लो सीएपीएफ का एग्जाम दे सकते हो, सीडीएस का दे सकते हो, या एनडीए का एग्जाम देते हो, वहां भी ये क्लास आपको आपके काम में आने वाला है। ठीक है। एसएससी में भी अगर आप देते हो, और उसका जो एक होता है सीजीएल, एक होता है उसका ग्रेजुएट वाला, तो वहां भी कई दफा टेक्निकल सवाल पूछे जाते हैं, उस सब के लिए भी आपके ये काम आएगा। अदर कोई भी एग्जाम देते हो जिसमें साइंस पूछा जाता है तो वहां भी काम आएगा। पर हमारा प्राइम फोकस तो यूपीएससी है, पर एंड यूपीएससी के साथ साथ अदर पीसीएस। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो सवाल इसी तरह से हम लोग लेते रहेंगे और क्लास को हम लोग करते जाएंगे। अब है यहाँ पे सेल डिवीजन की मैं बात करने वाला। उस पहले दो तीन बातें समझ लीजिए। सेल डिवीजन कुछ फंडामेंटल समझिए क्या होता है, उसके बाद मैं डायग्राम से बात करूंगा। इस सेल डिवीजन, ठीक है, क्योंकि डायग्राम बहुत सारे हैं, बहुत सारा स्लाइड्स है, पूरा इमेज से भरा पड़ा स्लाइड्स है। एक एक कॉन्सेप्ट में क्लियर करने वाला हूँ अभी। तो सेल डिवीजन पहले समझते हैं, बेसिक बात है कि इट इज प्रोसेस बाय विच अ लिविंग सेल सेपरेट फ्रॉम वन सेल टू टू सेल्स। ये वो प्रोसेस है जिसमें एक लिविंग सेल्स ठीक प्रोलिफरेट करता है या डिवाइड करता है या सेपरेट होता है फ्रॉम वन सेल टू टू सेल्स। मतलब एक सेल ये है, ये एक से दो में बट गया, ये क्या है, यही सेल डिवीजन है।
द सेल बिफोर डिवीजन आर कॉल्ड मदर सेल्स। मतलब ये सेल क्या कहलाएगा, मदर सेल्स, या ये क्या कहलाएगा, पेरेंट सेल्स। तो क्या कहोगे, मदर सेल्स, या इसी को क्या कहोगे, ये पेरेंट सेल है ये, है ना। और ये दोनों सेल क्या कहलाएगा, डॉटर सेल्स। एंड न्यू सेल फॉर्म्ड आफ्टर डिवीजन और कॉल्ड डॉटर सेल्स। तो कई दफा डॉटर सेल, मदर सेल हम लोग बोलते हैं, या पेरेंट सेल हम लोग बोलते हैं मदर की जगह पे। तो ये इसको मत भूलिएगा आप लोग, मदर मतलब समझ रहे हो बात ना। ये सेल डिवाइड करता है दो में, तो जो दो नया बना उसे हम लोग उसके लिए वर्ड यूज करते हैं डॉटर सेल्स, ठीक है, सन सेल नहीं, डॉटर सेल्स। और जो एक्चुअल जो सेल्स हैं उसको क्या बोलते हैं, मदर सेल्स या पेरेंटल सेल्स। जनरली द डिवीजन इंक्लूड टू स्टेप्स, कौन कौन सा, एक कैरियोकाइनेसिस होता है और दूसरा साइटोकाइनेसिस होता है। मान सेल डिवीजन के इस प्रोसेस में दो ही स्टेप होगा, एक होता है कैरियोकाइनेसिस और दूसरा होता है साइटोकाइनेसिस। अब कैरियोकाइनेसिस क्या होता है ये समझते हैं हम लोग। कैरियोकाइनेसिस, इसी को हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियर डिवीजन। मतलब सेल है तो सेल के अंदर क्या होगा, न्यूक्लियस होगा ना, आप लोगों को तो पता ही होगा, सेल है तो यहाँ पे न्यूक्लियस भी होगा। सबसे पहले न्यूक्लियस का डिवीजन होगा, मतलब ये जो न्यूक्लियस है ये डिवाइड करेगा, उसको हम लोग बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस। और उसके बाद में जो सेल मेम्ब्रेन का जो आवरण देखते हो उसके अंदर साइटोप्लाज्म भरा होगा, तो उसके बाद ये आवरण और ये साइटोप्लाज्म इसके अंदर का जो भी ऑर्गेनेल्स होगा वो डिवाइड होगा। तो बाद में ये आवरण डिवाइड हुआ, ये डिवाइड होगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं साइटोकाइनेसिस, ठीक है। तो कैरियोकाइनेसिस में क्या हुआ, इसको बोलते हैं न्यूक्लियर डिवीजन। एंड द मदर सेल पास द जेनेटिक मटेरियल टू द डॉटर सेल्स। इसमें क्या होता है याद रखिएगा, मदर सेल पास द जेनेटिक मटेरियल टू द डॉटर सेल्स। नहीं, न्यूक्लियस के अंदर क्या होगा, डीएनए होगा। तो डीएनए जब ये डिवाइड करके, क्रोमोजोम है, क्रोमैटिक थ्रेड है, सब इसके अंदर डीएनए का न्यूक्लियस के अंदर है। तो डीएनए क्रोमोजोम सब डिवाइड करके जब इसमें आएगा तो क्या आया, मदर सेल से डॉटर सेल में क्या आया, एक्चुअल में आया जेनेटिक मटेरियल किसका, मदर सेल से वाला या पेरेंट सेल वाला, ठीक है। इन सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म सेल डिवीजन इज द रिप्रोडक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स। बात समझ रहे हो, अगर कोई ऑर्गेनिज्म एक ही सेल का है, ठीक है, तो उसमें सेल डिवीजन को कैसे सब कैसे लोगे भाई, एक सेल का है ही, एक इंडिविजुअल मान लो, उसे दो बन गया, तो एक प्रकार का रिप्रोडक्शन ही तो है, ठीक है। While in multicellular organisms, cell division is the basis of individual growth, development and reproduction. नहीं, हम लोगों में जो मल्टी सेलुलर है, ठीक है, तो वहां पे क्या होता है, ये इंडिविजुअल के ग्रोथ के लिए भी, डेवलपमेंट के लिए भी, रिप्रोडक्शन के लिए, तीनों की जवाबदेह होता है। जबकि सिंगल सेल में ये है क्या, बेसिकली इट इज द बेसिस ऑफ रिप्रोडक्शन है उसका, मतलब एक प्रकार का रिप्रोडक्शन ही है। इस बात को समझना आप लोगों को। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन, प्रोकैरियोट्स में कैसा होता है और यूकैरियोट्स में कैसा होता है। देखो दो बातें यहाँ पे याद रखना। प्रोकैरियोट्स जिसका मैं बात कर रहा हूँ, एग्जाम्पल पता ही है, बैक्टीरिया। यूकैरियोट्स बैक्टीरिया को छोड़ करके शेष सभी, वायरस न प्रोकैरियोट्स में आएगा, न्यूकैरियोट्स में आएगा, क्योंकि वो सेल ही नहीं है। तो बैक्टीरिया है प्रोकैरियोट्स में। अब बैक्टीरिया में मोस्ट फेवरेबल डिवीजन कौन है, उसका नाम है बाइनरी फिशन। देखो प्रोकैरियोट्स में जो डिवीजन का जो मोस्ट फेवरेबल फीचर क्या है, बाइनरी फिशन। इसमें क्या होता है, एक प्रकार का वेजिटेटिव सेल डिवीजन, where the genetic material is segregated equally into two daughter cells। और ये होता कैसे है ये, when a prokaryote divides, it simply replicate the DNA and split in half। भाई इसका डीएनए कैसा होता है, सर्कुलर होता है ना प्रोकैरियोट्स का, तो ये रेप्लिकेट हो गया, तो इससे रेप्लिकेट इससे एक और कॉपी बन गया, ये अलग हो गया इससे। बात समझ रहे हो, तो इस प्रकार से ये बाइनरी फिशन होता है, एक सेल से दो सेल बन जाएगा। ये काइंड ऑफ क्या है, स्प्लिटिंग है ये काइंड ऑफ क्या है, स्प्लिटिंग में टूटना है, ओरिजिनल से नए का टूटना है। अभी बन गया, अभी यहाँ पे आ जाएगा, फिर आगे ये फिर मल्टीप्लाई करेगा, फिर एक और इसका कॉपी बन करके यहाँ पे आ जाएगा, फिर इसका कॉपी बन के यहाँ पे आ जाएगा। इस प्रकार से एक ये क्या स्प्लिट होना है, मतलब स्प्लिट का मतलब हुआ कि एक ओरिजिनल है, इसमें से समथिंग पिंचिंग आउट हुआ, वो रेप्लिकेट होगा। बात समझ रहे हो, बात समझ में आया बाइनरी फिशन का। एक बार समझ लो, मैंने कहा कि बैक्टीरिया में होता है, और बैक्टीरिया का मान लो ये उसका ये क्रोमोजोम है। अब ये क्रोमोजोम स्प्लिट होने का मतलब क्या हुआ, इससे पहले इस क्रोमोजोम में क्या होगा, देखो ये इसमें होगा क्या, इस क्रोमोजोम में इसमें ये होना है कि ये जो बैक्टीरिया देख रहे हो, तो एक
ये जो इसका रेप्लिकेशन होगा, ये जो डीएनए का रेप्लिकेशन होगा, तो रेप्लिकेशन का मतलब हुआ डीएनए का दूसरा कॉपी बन जाना, तो ये कॉपी और यहाँ बन गया, और नतीजा क्या होगा, ये एक बैक्टीरिया बन गया, ये एक बैक्टीरिया बन गया। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, स्प्लिटिंग। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा आप लोगों का। अब दूसरा है यूकैरियोट्स। देखो यूकैरियोट्स में क्या होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि दो तरह का है, एक है माइटोसिस और दूसरा है मियोसिस। प्रोकैरियोट में एक ही है यहाँ पे बाय डेफिनेशन, यहाँ पे दो है, माइटोसिस और मियोसिस। माइटोसिस कहाँ होगा, ये एक प्रकार का वेजिटेटिव डिवीजन है, वेजिटेटिव मीन्स शरीर में होने वाला, वेयर बाय ईच डॉटर सेल इज जेनेटिकली आइडेंटिकल टू द पेरेंट सेल्स। मतलब इसमें क्या होगा, एक सेल है, ये एक सेल से दो सेल बनेगा, और दो सेल जो बन रहा है, ये दोनों सेल क्या हुआ, जेनेटिकली क्या आइडेंटिकल कॉपी है ये पेरेंट सेल्स का। इस बात को हम लोगों को समझना है, ठीक है। दूसरा यहाँ पे मियोसिस। तो मियोसिस में क्या होगा, रिप्रोडक्टिव सेल डिवीजन है, जहां पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन द डॉटर सेल इज रिड्यूस्ड बाय हाफ टू प्रोड्यूस हैप्लॉइड गैमीट। मतलब इसमें एक सेल ये है और इससे दो सेल बनेगा। इन दोनों सेल में होना क्या है, तो मैं एक डायग्राम ले लेता हूं पहले, आगे जो बताऊंगा। थोड़ा सा इसमें रब कर दे रहा हूं क्योंकि थोड़ा सा कलम से, देखो प्रोकैरियोट में ये एक सेल है, इस सेल से एक मिनट ठहरो। तो प्रोकैरियोट्स में ये एक सेल है। अब ये जो सेल जो देख रहे हो आप, इस सेल के साथ क्या होगा, यहाँ पे जैसा कि मैंने बताया अभी आप लोगों को कि यहाँ पे जो सेल देख रहे हो, ये सेल जब डिवीजन में भाग लेगा तो इस सेल से क्या होना है, यहाँ पे इस सेल से दो सेल बनेगा, ये दो सेल बनेगा। इन दोनों सेल में क्या होगा, जैसा ये सेल है पेरेंट सेल से, वैसा ही दोनों डॉटर सेल से होगा। मतलब एक सेल से दो सेल बन रहा है, जबकि म्योसिस में क्या होगा, म्योसिस में एक सेल से चार सेल बनेगा, यहाँ पे चार सेल बनेगा, पहले दो फिर दो। इलेक्ट्रॉनिक चीज में थोड़ा सा गड़बड़ी कभी कभी हो जाता है, ठीक है। तो अब मान लो एक सेल से दो सेल बना, तो उसमें क्या होता है कि जो मान लो 46 क्रोमोजोम है यहाँ पे क्रोमोजोम 46 है, और यहाँ पे भी तो क्रोमोजोम कितना रहेगा, 46 ही रहेगा। जबकि यहाँ पे अगर क्रोमोजोम 46 है, तो यहाँ पे क्रोमोजोम घट कर कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। तो नंबर यहाँ पे हाफ हो जा रहा है, जबकि नंबर यहाँ पे क्रोमोजोम का मेंटेन रहेगा। और ये है माइटोसिस, और ये एग्जाम्पल है मियोसिस का, ठीक है। मतलब क्रोमोजोम का नंबर मियोसिस में घट करके आधा हो जाएगा। अब ये आधा क्यों क्यों जरूरी है, और ये 46 का 46 ही मेंटेन रहना भी क्यों जरूरी है, इन दोनों पे हम लोग आगे अभी बात करने जा रहे हैं। तो कोई भी सेल डिवीजन जो शुरुआत होता है, कोई भी सेल डिवीजन चाहे माइटोसिस का हो चाहे मियोसिस का हो, उसमें जो सबसे पहला इवेंट है किसी सेल डिवीजन में, तो वो इवेंट होता है सेल साइकिल का। समझे, मतलब मैं बताऊं, अगर जैसे मैंने कहा कि सेल डिवीजन का पहला जो इवेंट है वो कौन सा है, तो वो इवेंट्स है देखो यहाँ पे माइटोसिस में कह रहा हूँ, मैं म्यूसिस भी कह रहा हूँ आप लोगों को। तो सेल डिवीजन का जो पहला इवेंट है, वो इवेंट क्या है, तो वो है सेल साइकिल्स। और सेल साइकिल दोनों में होगा, चाहे वो सेल डिवीजन मियोसिस हो चाहे वो माइटोसिस हो, दोनों में होता ही होता है। इस बात को हम लोग को समझना है। और पहले हम लोग समझते हैं सेल साइकिल को। देखो सेल साइकिल है क्या, और ये क्यों जरूरी है, ठीक है। सेल साइकिल हम लोग इसके माध्यम से ही सेल डिवीजन को समझ सकते हैं, पहली बात तो ये। और
सेल साइकिल का मतलब हुआ कि डिवीजन क्या होता है, पार्ट है सेल साइकिल का। जो डिवीजन जो प्रोसेस है ये सेल साइकिल का ही पार्ट है, ठीक है। तो सेल साइकिल में जो इवेंट्स हैं वो क्या क्या होता है, जरा इसको समझ लेते हैं एक बार में, और फिर मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ क्या क्या होगा यहाँ पे। एक मिनट ठहरिए। सेल्स, आज तो कलम ही ठीक नहीं है यार। चलिए देखते हैं सेल साइकिल को। सेल साइकिल को समझने के लिए एक डायग्राम बनाना चाह रहा था मैं, पर एक कलम थोड़ा सा बदमाशी कर रहा है। इलेक्ट्रॉनिक पेन के साथ इशू कभी कभी हो जाता है ये। नहीं, काम नहीं करेगा। चलो ठीक है, ऐसे ही समझ लेते हैं हम लोग थोड़ा इसको। देखिए सेल साइकिल में 4 अवस्था है। एक है G1, एक है S, एक है G2 और एक है M। G1 क्या है, पहला ग्रोथ फेज है। उसके बाद क्या आता है, S फेज। उसके बाद क्या आता है, G2 फेज। और तब आता है ये 4 फेज, इसका नाम है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। मतलब सेल साइकिल जिसका मैं बात कर रहा हूँ उसको ब्रॉड लेवल पर हम लोग बांटे, इसमें 2 अवस्था होता है। एक होता है इंटरफेज, आप लोग लिख लो कॉपी पे। सेल साइकिल जब कोई सेल डिवीजन में जाता है तो उससे पहले क्या होता है, पहला होता है इंटरफेज, दूसरा है उसका डिवीजन फेज। इंटरफेज का मतलब हुआ, इसको हम बोलते हैं रेस्टिंग फेज, इसको हम लोग बोलते हैं प्रेपरेटरी फेज, इसको हम लोग बोलते हैं डिवाइडिंग फेज, सॉरी प्रेपरेटरी फेज या इंटरफेज। इंटरफेज के 3 नाम है, इंटरफेज, रेस्टिंग फेज या प्रेपरेटरी फेज। और जो डिवाइडिंग फेज है उसके क्या है, 4 नाम है, ठीक है। जो डिवाइडिंग फेज है उसके उसमें 4 स्टेप होता है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। तो वही मैं बता रहा था आप लोगों को यहाँ पे कि सेल साइकिल में मेनली जो इवेंट्स हैं वो 2 इवेंट्स हैं। और वो 2 इवेंट्स कौन कौन सा है, नंबर एक आप डायग्राम से देख सकते हो, ठीक है। पहले हो जाएगा इसमें कौन सा, इंटरफेज, और दूसरा इसमें हो जाएगा डिवीजन फेज। दूसरा क्या हो जाएगा इसमें, डिवीजन फेज। ठीक वैसे ही अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो मैंने बताया आप लोगों को कि जो इंटरफेज है उसके 3 अवस्था हो गया, G1, S और G2। और डिवीजन फेज के 4 अवस्था है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। डिवीजन फेज को ही हम लोग माइटोटिक फेज भी कहते हैं। और इंटरफेज में हम लोग 3 अवस्था, जैसे मैंने बताया आप लोगों को, G1, S, G2। अब G1 में क्या होता है, सेल का नॉर्मल ग्रोथ होगा, ठीक है, उसका नॉर्मल मेटाबॉलिज्म मेंटेन रहेगा। सिंथेटिक फेज में क्या होगा, जो डीएनए जो कंटेंट है या जो क्रोमोजोम है या जो सेंट्रियोल है इसका क्या होगा, डुप्लीकेशन या रेप्लीकेशन होगा। जबकि G2 में क्या होगा, जो रेस्ट जो ग्रोथ है जो अब तक नहीं हो पाया है वो तमाम ग्रोथ कहाँ पे होना है, G2 फेज में होना है। बात समझ रहे हो। और तब जा करके सेल का जो ग्रोथ है, जो प्रिपरेशन है वो कंप्लीट हो जाता है। और अब सेल इंटर करता है डिवीजन में, जहां पे वो 4 अलग अलग अवस्थाओं से गुजरता हुआ टीलोफेज में पहुंचता है, ठीक है। ठीक वैसे ही अगर हम लोग बात करें, दूसरा एक बगल में डायग्राम, इसको आप देखो। आप यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि जी, पहले आप गौर करना G1 पे, ठीक है। G1 क्या है, ये इंटरफेज का अवस्था। यहाँ से यहाँ देखो, ये नीला कलर देख रहे हो, इंटरफेज नीला कलर में शो हो रहा है, ये यहाँ तक क्या है, नीला कलर है। ये फेज का, इंटरफेज का फेज है ये यहाँ तक। इस फेज में 3 है, G1, S और G2। G1 में यहाँ पे देख रहे हो, सेलुलर कंटेंट एक्सक्लूडिंग द क्रोमोजोम आर डुप्लीकेटेड। सिर्फ क्रोमोजोम को छोड़कर के जो भी सेलुलर कंटेंट है, मतलब सेल के अंदर जो भी पदार्थ पाया जाता है, जो भी ऑर्गेनेल्स पाया जाता है, सब के सब क्या होता है, वो डुप्लीकेट हो जाता है, मतलब डबल हो जाता है अमाउंट में। जब वो एस में जाता है, इसका नाम है सिंथेटिक फेज। एस फेज में ये जो क्रोमोजोम का डुप्लीकेशन होगा, क्योंकि यहीं पे डीएनए का रेप्लीकेशन होता है, यहीं पे क्रोमेटिन का रेप्लीकेशन होता है, और यहीं पे क्रोमोजोम का रेप्लीकेशन या डुप्लीकेशन होता है, मतलब डबल हो जाएगा। जितना क्रोमोजोम यहाँ पे है उसका डबलिंग यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे 46 है
तो यहाँ पे उसका डबलिंग हो जाएगा। बात समझ रहे हो? और उसके बाद जाएगा ये G2 में। G2 का मतलब हुआ कि जो भी ग्रोथ जीवन में नहीं हो पाया था, वो शेष जो ग्रोथ है यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। और सारा चीज जब कंप्लीट हो जाता है तो ये सेल यहाँ पे है, अब यहाँ से इंटर करेगा ये डिवीजन फेज में। और एट द एंड ऑफ द डिवीजन फेज, मतलब प्रोफेज होगा पहले, फिर मेटा होगा, फिर एना होगा, फिर टीलोफेज होगा, उसके बाद एक सेल से दो सेल बन जाएगा। और ये दो सेल एट द एंड ऑफ साइटोकाइनेसिस क्या होगा, अलग अलग हो जाएगा। इनिशियल जो हो रहा है न्यूक्लियस के अंदर वो है कैरियोकाइनेसिस। ठीक है, कहाँ पे, इस डिवीजन फेज में इनिशियल जो डिवीजन होगा पहले न्यूक्लियस के अंदर का होगा, उसका मतलब कैरियोकाइनेसिस। अब बाद में सबसे लास्ट में साइटोकाइनेसिस हो जाएगा। उसके अलावा उसके साथ साथ ये एक सेल अंत में जाकर के, अगर ये डिवीजन माइटोसिस है तो दो में ये बदल जाएगा, और अगर ये म्यूसिस होता तो एक सेल ये चार में यहाँ पे बनता। चूंकि ये माइटोसिस है तो क्रोमोसोम का नंबर यहाँ पे जितना होगा वही नंबर इस दोनों में मेंटेन रहेगा। क्यों मेंटेन रहेगा? क्योंकि मान लो यहाँ पे 46 था तो यहाँ पे डुप्लीकेट हुआ था, तो डुप्लीकेट होकर कितना हो गया, ये 92 हो गया। और फिर जब डिवाइड करेगा तो क्या हो जाएगा, 46 हो जाएगा। इसलिए माइटोसिस मेंटेन रहता है। अगर ये मियोसिस होता है तो ठीक है, डुप्लीकेट तो यहाँ पे हुआ पर एक सेल अंत में यहाँ पे 4 सेल बनता है, इसलिए यहाँ पे नंबर रिड्यूस हो जाएगा बाई हाफ, और नंबर क्या हो जाएगा सब में 23 23 23 23 हो जाएगा। बात समझ में आ गया? और इसके बाद अब इस सेल का क्या होगा, चाहे दो हो चाहे चार हो, तो अगर मान लीजिए दो सेल हैं तो ये क्या होगा, ये आगे फिर से नए सिरे से नेक्स्ट सेल साइकिल में इंटर करेगा। और उससे पहले थोड़े समय का इसके जीवन में आता है सेल अरेस्टिंग फेज आता है, जहां पे इसका एक्टिविटी सीज रहता है। और फिर उससे बाहर निकलता जब ये है तब जाकर के फिर से ये इंटर करता है सेल डिवीजन में, और जहाँ पे फिर G1 में जाएगा, फिर S में जाएगा, फिर G2 में जाएगा, फिर डिवाइड करेगा। और इस प्रकार से साइकिल चलते रहेगा, जो एवरेज 40 से 60 वर्ष चलता है जीवन में। और उसके बाद ये सेल अपना डिवीजन पावर खो देगा, क्षमता, और फिर ये प्रोग्राम वे में ये, ठीक है ना, सेल डेथ की तरफ बढ़ जाएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं अपोप्टोसिस। आप समझ में आया होना क्या है? तो सेल साइकिल क्या है, बेसिकली ये एक प्रकार का प्रोग्रेसिव जो चेंजेस है सेल की लाइफ में उसके विषय में बताता है। थोड़ा सा इसको हम लोग पढ़ते हैं, देखते हैं। तीसरा एक इवेंट और आप लोगों को यहाँ पे जानना चाहिए, तो जो अभी तो समझा, जो अब जो समझे उसका थोड़ा सा आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि सेल साइकिल के जितने भी स्टेजेज हैं, चाहे वो G1 हो, चाहे S हो, चाहे G2 हो, चाहे M फेज हो, इसमें सबसे कम टाइम किसमें लगता है और इसमें से सबसे ज्यादा टाइम किसमें लगता है? तो याद रखना, सबसे ज्यादा टाइम G1 में 8 से 10 घंटा, सबसे कम टाइम डिवीजन वाले में मतलब M फेज में जो 1 से 2 घंटा लगता है। यहाँ पे याद रखना इस बात को। दूसरा, इवेंट कौन कौन सा होता है G1 में, S में और G2 में, तो इसको याद रखना आप लोग। G1 में क्या होगा, ग्रोथ होगा, ठीक है, इसका ग्रोथ, सेल का ग्रोथ होगा, उसके जो एंजाइम्स हैं, उसके जो प्रोटीन्स हैं, अमाइनो एसिड्स हैं, इस सब का ग्रोथ होगा। एस में फिर क्या होगा, G1 के बाद क्या होगा, ठीक है ना, G1 के बाद क्या होगा, इसमें रेप्लिकेशन होगा। और G2 में क्या होगा, जो रिमेनिंग जो ग्रोथ है तो G1 में हो रहा था, हुआ था, और जो अभी कुछ शेष रह गया था वो ग्रोथ फिर जाके G2 में होगा। और उसके बाद सेल कहाँ पे जाएगा, जाएगा डिवीजन में, और डिवीजन में प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। तब सेल यहाँ पे आया, और जब डिवीजन में जाएगा तो डिवाइड करके एक से दो सेल बनेगा। और इस प्रकार से अब इन सेल का क्या होगा, पुनः ये सेल साइकिल में जाएगा। इस प्रकार से कंटिन्यू रहेगा थ्रू आउट लाइफ ऑफ द सेल्स, जब तक ये एक्टिव बना रहता है। इस प्रोसेस को अब हम समझते हैं सिस्टमेटिकली, हम लोग बढ़ते बढ़ते जा रहे हैं। तो मैंने कहा व्हाट आफ्टर सेल साइकिल, भाई सेल साइकिल के बाद क्या, सेल साइकिल के बाद क्या, तो डिवीजन। कौन सा डिवीजन, माइटोसिस, जो यहाँ पे दिख रहा होगा। सेल साइकिल तो G1, S, G2 और M फेज, डिवीजन फेज भी सेल साइकिल का पार्ट ही है। M फेज को हमने यहाँ पे 4 में मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ पे देख रहे हो यहाँ पे कि सबसे पहले अगर डिवीजन माइटोसिस है तो इसमें क्या होता है, यहाँ पे जब जा रहा है क्रोमोजोम यहाँ पे कंडेंस स्टेट में है ये, ठीक है, कंडेंस हो रहा है। जब ये आया आगे बढ़ा तो ये क्रोमोसोम क्या हो रहा है, इसमें पेयरिंग देख रहे हो, पेयरिंग हो रहा है ये सिस्टर क्रोमेटिड के साथ, ठीक है। और ये स्पिंडल जो यहाँ पे था ये पोल की तरफ मूव कर गया, ये एक पोल से दूसरे पोल की तरफ मूव कर गया, और ये क्रोमोसोम को बांधने का काम करे स्पिंडल फाइबर से, ठीक है, जो बांध रहा है क्रोमोसोम को।
कहाँ पे, सेंट्रोमियर पोजीशन पे, जो जहाँ पे बांध रहा है ये स्पिंडल फाइबर इस क्रोमोसोम को, वो सेंट्रोमियर है। और एक क्रोमोसोम में दो हरे हरे देख रहे हो ना, एक प्रत्येक एक क्या है, ये सिस्टर क्रोमेटिड है। एक क्रोमोसोम में दो आर्म देख रहे हो, दो भुजा, ये दोनों आर्म्स का सिस्टर क्रोमेटिड है। और सिस्टर क्रोमेटिड आपस में कहाँ पे जुड़ा हुआ है, तो सेंट्रोमियर के पास में। और इस सेंट्रोमियर के पास में इस सेंट्रियोल से निकलने वाला जो स्पिंडल फाइबर है, ये फाइबर आकर के अटैच हो जाता है। और इस प्रकार से इसको, अब अगला जब स्टेज आती है, तो ये स्टेज क्या है, बेसिकली ये स्टेज देख रहे हो आप यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लोग है प्रोफेज में। अब यहाँ पे हम लोग मेटाफेज में। मेटाफेज स्टेज ये बता रहा है, ये मेटाफेज स्टेज है, ये प्रोफेज स्टेज है, ये इनिशियल स्टेज है, मतलब इंटरफेज का स्टेज है ये। अब यहाँ से हम लोग आ रहे हैं कहाँ पे, एनाफेज में। तो मेटाफेज में क्या हो रहा है, प्रत्येक क्रोमोसोम एक इक्वेटोरियल प्लेट पे अरेंज हो जा रहा है। ये जहाँ पे ये सबसे ज्यादा थिक है, शॉर्ट है, विजिबल है। ये क्वेश्चन बनता है कि किस स्टेट में सेल्स डिवीजन के क्रोमोसोम इक्वेटोरियल प्लेट पे आकर अरेंज हो जाता है, तो क्या कहोगे, मेटाफेज में। एनाफेज स्टेट की हम लोग बात कर रहे हैं। एनाफेज में क्या हो रहा है, यहाँ पे मेटाफेज के बाद कौन सा फेज आएगा, एनाफेज। एनाफेज में अब क्रोमोसोम टुवार्ड्स पोल ये मूव करना शुरू हो रहा है, ये इस तरफ जा रहा है, ये इस तरफ जा रहा है। और इसको खींचने का काम कौन कर रहा है, स्पिंडल फाइबर के द्वारा, क्योंकि स्पिंडल फाइबर जुड़ा हुआ है तो क्रोमोसोम के दोनों आर्म को खींचने का काम कर रहा है। और इसके बाद इन द टीलोफेज स्टेज में आते आते क्या होगा, ये पूरा आ जाएगा एक पोल के पास, ये पूरा क्रोमोसोम एक दूसरे पोल के पास। और यहाँ पे आते आते तो सबसे पहला होगा कि ये कंप्लीट हो जाएगा, न्यूक्लियस कैरियोकाइनेसिस पूरा हो जाएगा, और दैट आर फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। और इसके एंड में क्या होगा, एक सेल से दो सेल ये अलग अलग टीलोफेज में, अंत में दो सेल बन जाएगा। तो ये है माइटोसिस। व्हाट आफ्टर सेल साइकिल, सेल साइकिल के बाद क्या ना, डिवीजन। यही है वो माइटोसिस डिवीजन, जिसमें क्रोमोसोम का नंबर अगर यहाँ पे 46 है इस वाले सेल में, तो क्रोमोसोम यहाँ पे होगा कितना होगा, 46 होगा। इसमें कितना होगा, 46 होगा, क्योंकि डुप्लीकेशन हुआ था इस फेज में। यहाँ पे डुप्लीकेशन या डबलिंग हुआ था, तो डुप्लीकेशन या डबलिंग करने 46 क्रोमोसोम क्या यहाँ पे बदल गया, 92 में हो गया। और फिर ये डिवीजन में आकर के 46 में बट गया। इस प्रकार से क्रोमोसोम का नंबर मेंटेन रह गया। और ये है क्वांटिटेवली चाहे क्वालिटेटिवली, क्वांटिटी में भी समान है तो क्वालिटी में तो समान होगा ही होगा, साइज भी समान ही होता है। एक बात और याद रखिएगा आप लोग, क्वांटिटी समान है, साइज समान है, क्वालिटी समान है। और इस प्रकार से ये डिवीजन कहाँ पे होता है, तो ये डिवीजन होता है हमारे बॉडी में, बॉडी सेल्स में। तो याद रखिए कि माइटोटिक डिवीजन टेक्स प्लेस इन आवर बॉडी सेल्स। और बॉडी सेल को हम लोग क्या बोलते हैं, सोमैटिक सेल भी कहते हैं बॉडी सेल्स को। इस बात को भी हम लोग को याद रखना है कि बॉडी सेल को ही हम लोग सोमैटिक सेल्स भी कहते हैं, है ना। और ये जरूरी क्यों है, ताकि हमारा ग्रोथ हो सके, हमारा डेवलपमेंट हो सके। हमारा हीलिंग ऑफ ग्रोथ हो गया, डेवलपमेंट हो गया, या हीलिंग ऑफ वुंड्स हैं, तो ये सारे जो प्रोसेस हैं ये सब इसमें हो सके, इसके लिए। तो जो बच्चा, जब हमने कहा स्पर्म है, एक है, और जाइगोट बनता है, जाइगोट में कौन सा डिवीजन होगा, तो जाइगोट बनने के बाद डिवीजन होता है माइटोसिस। और ये चलेगा थ्रू आउट लाइफ, जन्म बच्चा का जब हो जाएगा उसके बाद 11 साल तक चलेगा यह डिवीजन। 11 साल के बाद उसके टेस्टिस में या ओवरी में जो डिवीजन होगा वो होगा मियोसिस, सेक्स सेल में जो है। और शेष बॉडी में जो डिवीजन होगा वो होगा माइटोसिस। और ये चलेगा थ्रू आउट लाइफ, और विद द एंड ऑफ द लाइफ, जब जीवन समाप्त हो जाएगा तब तक ये चलेगा। जैसे लाइफ समाप्त, जब जीवन समाप्त हो जाएगा उसके बाद ये बंद हो जाएगा प्रोसेस, ठीक है। दूसरा हम लोग बात करने वाले हैं अब है मियोसिस का। तो माइटोसिस समझ चुके होंगे शायद आप लोग, नहीं शायद क्या, श्योर समझ गए होंगे। और एक बात और याद रखिएगा कि माइटोसिस जुड़ा हुआ क्या क्या सवाल आ सकता है, तो पहले समझ लेते हैं एक बार और। मैं एक समराइज कर देता हूँ पूरे माइटोसिस को। ये समरी लेक्चर है, मैंने जो अब तक पढ़ाया उसको मैं समराइज कर दे रहा हूँ। पहला, मैंने कहा कि सेल डिवीजन क्या है। सेल डिवीजन इज अ सीरीज ऑफ प्रोग्रेसिव चेंजेस दैट अकर्स इन द लाइफ ऑफ सेल्स। सेल डिवीजन एक सीरीज ऑफ प्रोग्रेसिव या चेंजेस हैं जो सेल के लाइफ में होता है। पर्पस क्या है, ग्रोथ, डेवलपमेंट, रिप्लेसमेंट, रिप्रोडक्शन। अब हम लोग बात कर रहे हैं इसमें कौन कौन सा इवेंट होता है। इसमें इवेंट दो ही हैं। एक इवेंट है जो इंटरफेज में होता है, एक इवेंट इंटरफेज का है, और दूसरा इवेंट क्या है जो डिवीजन फेज का है। ये हो गया एम फेज, और ये हो गया इंटरफेज, आई फेज।
इंटरफेज में हमने कहा अलग अलग कौन कौन सा अवस्था है, तो यहाँ पे है G1 S और G2, है ना। G1 S और G2 है ये। अब G1 में कौन कौन सा इवेंट होता है पता ही है, तो ग्रोथ, S में डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए और G2 में रिमेनिंग ग्रोथ यहाँ पे हो रहा है। और ये इसके साथ इंटरफेस का जो जो अवस्था है, जो रेस्टिंग फेज है, जो प्रिपरेटरी फेज का जो काम है वो पूरा हो गया। अब सेल किसमें इंटर करेगा, एम फेज में। एम फेज को हम क्या बोलते हैं, डिवीजन फेज। डिवीजन फेज का पहला अवस्था क्या है, प्रोफेज। प्रोफेज में क्या होगा, माइटोसिस बिगिंस, मतलब सेल बिगिंस टू डिवाइड। पहला इवेंट यहाँ पे क्या हो रहा है, सेंट्रियोल अपीयर एंड बिगिंस टू मूव टू अपोजिट एंड ऑफ द सेल्स, स्पिंडल फाइबर फॉर्म्स बिटवीन द पोल्स, है ना। यहाँ देख रहे हो, ये स्पिंडल फाइबर यहाँ पे दोनों पोल के बीच में बन रहा है। यहाँ पे क्रोमेटिड और पेयर ऑफ क्रोमोसोम अटैच्ड टू द स्पिंडल फाइबर, यहाँ पे देखो इस तरह का पेयरिंग दिख रहे थे आप लोग, ये होगा यहाँ पे किस में, मेटाफेज में। कहाँ पे, और इसका अरेंजमेंट कहाँ, इक्वेटोरियल अरेंजमेंट हो गया, यहाँ पे इक्वेटोरियल प्लेट आ गया। तीसरा एनाफेज में क्या होता है, एनाफेज में तो टुवार्ड्स पोल क्या होगा, क्रोमोसोम का मूवमेंट होगा, टुवार्ड्स पोल मूवमेंट हो रहा है। क्रोमेटिड सेपरेट एंड बिगिंस टू मूव टू अपोजिट एंड ऑफ द सेल्स। और टेलोफेज में टू न्यू न्यूक्लियाई फॉर्म, दो नया न्यूक्लियाई यहाँ पे बन रहा है। ये क्रोमोसोम अपीयर एज क्रोमेटिन एंड माइटोसिस इंड होगा, और उसके बाद क्या होगा, माइटोसिस इंड हो जाएगा, एंड दैट अकम्प्लिश विद द साइटोकाइनेसिस। यहाँ पे सेल डिवीजन कंप्लीट हो गया। एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट क्या हुआ, दो आइडेंटिकल सेल बना, किसके, इसका जो पेरेंट सेल होगा उसके जैसा। क्यों आइडेंटिकल, क्योंकि पेरेंट सेल में जो क्रोमोसोम जितना है उतना ही क्रोमोसोम यहाँ पे रह जाएगा, इसलिए इसको हम बोलते हैं आइडेंटिकल सेल्स। ठीक है, तो ये था माइटोसिस। और माइटोसिस का जरूरी क्यों है, ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड हीलिंग ऑफ वुंड्स के लिए। दूसरा जो डिवीजन है वो है मियोसिस। मियोसिस में क्या होता है इसको समझते हैं हम लोग। मियोसिस भी क्या है, सेल डिवीजन का ही एक टाइप है, जिसमें भी सेल साइकिल होगा, और एक सेल साइकिल के बाद इसमें क्या होगा, ये सेल डिवीजन में इंटर करेगा। पर इसमें इवेंट क्या क्या होता है, पहले हम लोग एक शॉर्ट एक बार हम देख लेते हैं। इसमें मियोसिस को दो में हम लोग बांटते हैं। मियोसिस में क्या होता है, दो इवेंट्स होता है। एक होता है मियोसिस वन, देखो मियोसिस में दो इवेंट होगा, एक होगा मियोसिस वन और दूसरा होगा मियोसिस टू। याद रखना, मियोसिस वन एंड मियोसिस टू। तो ठीक है ना, सबसे पहला इवेंट क्या होगा, यहाँ पे सबसे पहला यहाँ पे होगा इंटरफेज, फिर होगा मियोसिस। मियोसिस में मियोसिस वन होगा, फिर मियोसिस टू होगा, मतलब इंटरफेज आई, फिर M1, फिर M2। आज कलम ही गड़बड़ हो गया एक्चुअली, मुझे देखना पड़ेगा क्या प्रॉब्लम हो गया कलम में। ठीक है ना, तो परेशान मत होना आप लोग, मैं तो खुद परेशान हो ही गया हूँ, इस कलम का लिख ही नहीं पा रहा हूँ। तो देखो, मैंने कहा यहाँ पे कि सबसे पहला इवेंट इंटरफेज। इंटरफेज में वही प्रिपरेटरी फेज है, जहाँ पे सेल अपने आप को तैयार करेगा डिवीजन के लिए, और जहाँ पे G1 S और G2 होगा, जहाँ पे सेल का डुप्लीकेशन होगा। ठीक है, जो सेल इसमें इंटर करेगा उसका जो भी क्रोमोसोम होगा वो एस में आकर डबल हो जाएगा, उसके बाद डिवाइड करेगा। पर म्यूसिस में क्या होता है, एक सेल से 4 सेल बनता है, जबकि माइटोसिस में एक सेल से 2 सेल बन रहा था। क्योंकि यहाँ एक सेल से 4 सेल बनता है और सेल साइकिल एक ही बार होता है, समझ रहे बात ना। तो डुप्लीकेशन 46 से 92 तो एक ही बार होगा, लेकिन जब 92 का जब डिवीजन का टाइम आएगा तो वो 1 से 4 में बढ़ जाएगा। नतीजा क्या होता है, क्रोमोसोम का नंबर घट करके आधा हो जाता है, और इसलिए इसको हम लोग रिडक्शन डिवीजन भी कहते हैं, क्योंकि नंबर घट के रिड्यूस बाय हाफ हो जाता है। अब इसमें इवेंट क्या क्या होना है, तो पहला तो वह इंटरफेस का 3 इवेंट G1 S और G2, और उसके बाद इंटर करेगा म्यूसिस वन में। तो म्यूसिस वन में 4 स्टेज होगा, वन प्रोफेज वन, दूसरा मेटाफेज वन, तीसरा एनाफेज वन, चौथा टीलोफेज वन। इसके बाद होगा शुरू फिर म्यूसिस टू। फिर म्यूसिस टू में 4 फेज होगा, प्रोफेज टू, मेटाफेज टू, एनाफेज टू और टीलोफेज टू। और उसके बाद में एक सेल जो यहाँ पे इंटर कर रहा था, उस एक सेल से यहाँ पे देखो लास्ट में 1 2 3 4 सेल बन रहा है, और यहाँ पे जो क्रोमोसोम का नंबर था उसका ये नंबर यहाँ पे घट के आधा हो जाएगा। यही इवेंट यहाँ पे होता है। ठीक है, लिखा हुआ है बगल में, आप चाहो तो इसको समझ के इसको पढ़ सकते हो। मैं थोड़ा आगे बता देता हूँ आप लोगों को। तो मियोसिस वन यहाँ पे डायग्राम से देख रहे होगे आप लोग, यहाँ पे इंटरफेज वन है, प्रोफेज वन है, लिखा हुआ है साफ साफ। इंटरफेज का यहाँ पे डायग्राम देख रहे हो आप, मैंने वही बताया था आप लोगों को। इंटरफेज में सेल क्या है, यहाँ पे क्रोमेटिन क्या उलझा हुआ एकदम से है, और यहीं पे डुप्लीकेशन भी होना है, इसका डीएनए का डबलिंग होना है। इसके बाद कहाँ पे जाएगा, प्रोफेज वन में जाएगा। प्रोफेज वन जो है सबसे लॉन्गेस्ट फेज होता है मियोसिस का, एक बात को याद रखिएगा। इस फेज में क्या होता है,
क्रोमोजोम का होमोलोगस पेयर बनना शुरू होता है। होमोलोगस का मतलब हुआ समान लेंथ के क्रोमोजोम समान वाले के साथ पार्टनरशिप करना शुरू कर देगा। जैसे इस दोनों क्रोमोजोम का साइज समान है, इस दोनों क्रोमोजोम साइज समान है, तो ऐसे पेयरिंग शुरू हो जाएगा। इसको बोलते हैं होमोलोगस क्रोमोजोम। अब इस होमोलोगस ठीक और इस फेज में 5 अवस्था होता है, इसका नाम यहाँ पे है लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकाइटिन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। इन पांचों में जो इवेंट होता है वो मेन इवेंट जो है यहाँ पे ऊपर में लिखा हुआ है और नीचे में लिखा हुआ है। पहला इवेंट यहाँ पे क्या है, रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम कंडेंस हो रहा है, किसमें, लेप्टोटीन में। जाइगोटीन में क्या हो रहा है, साइनेप्सिस बिगिंस हो रहा है। साइनेप्सिस में सुबह यहाँ पे देख रहे हो ये क्या है, साइनेप्सिस हो रहा है, बिगिंस, एक दूसरे के चिपकना, एक दूसरे से ये चिपक रहा है, ये इसको बोलते हैं साइनेप्सिस बिगिंस। ठीक है। तीसरा यहाँ पे देखो बायोवेलेंट हैज फॉर्म एंड क्रॉसिंग ओवर हैज अकर्स। जो क्रोमोसोम का जो आर्म्स है एक दूसरे पे क्रॉस कर रहा है, यहाँ पे क्रॉस कर रहा है, देख रहे हो, मान इस प्रकार का क्रॉसिंग यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा ऐसे, तो ये क्रॉस यहाँ पे दिख रहा है। फिर यहाँ पे डिप्लोडीन में क्या हो रहा है, काइजमेटा का होता है, नतीजा क्या हुआ, ये क्रोमोसोम अब जो यहाँ पे जो काइजमेटा ये साइनेप्सिस हो रहा था, मतलब पेयरिंग जो हो रहा था, क्रॉसिंग के बाद ये पेयरिंग अब अलग होगा, तो यहाँ पे अलग होना का प्रोसेस शुरू हो गया, मतलब सेपरेशन यहाँ पे शुरू हो गया है। ठीक है। और लास्ट में क्या होगा, ये दोनों बिल्कुल अलग अलग हो जाएगा। नतीजा क्या होगा, एक नए तरह का कॉम्बिनेशन पैदा हुआ, उसको बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन। जैसे यहाँ पे समझो जरा, ये दोनों हरे हरे रंग का है, ये दोनों रेड रेड कलर का है, यहाँ पे हरा और रेड के क्रॉस हो रहा है, नतीजा क्या हो रहा है, यहाँ पे सेपरेट हो रहा है, और फाइनली क्या हो रहा है, ये रेड वाले के साथ ये हरा आ गया, हरे वाले के साथ ये रेड आ गया, तो ये क्या हुआ, ये एक नया कॉम्बिनेशन बन गया, इसी को बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन। और ये जरूरी क्यों है, इसलिए जरूरी है ताकि जैसे मान लो मतलब मदर का या फादर का जो डीएनए आता है, जब वो मिक्स करता है, जो क्रोमोसोम आता है जब वो मिक्स करता है, तो बच्चा का जो होता है वो बच्चा, ठीक है, बेशक उसी पेरेंट्स के हैं, लेकिन बच्चा का क्या होता है, वो ब्लेंड प्रोडक्ट है, चाइल्ड ब्लेंड, इसलिए क्रोमोसोम मदर का भी है, फादर का भी, दोनों मिला है, और चाइल्ड क्या है, चाइल्ड में माँ का भी गुण होता है, बच्चे का भी गुण होता है। तो कोई बच्चा अपने माता पिता का रिप्रेजेंटेटिव होता है, क्योंकि उसमें दोनों का क्रोमोसोम आया हुआ है, और ये जो प्रोसेस है यही वो प्रोसेस है। ठीक है, और इसी कारण बच्चा डिफरेंट दिखता है अपने मदर या फादर से, और बहुत सारे लक्षण में वो समानता इससे दिखता है, क्योंकि एक्चुअल में क्रोमोसोम तो मदर फादर का होता है। इस बात को हम लोगों को समझना है। तो आप लोगों को समझने के लिए क्वेश्चन के लिए यहाँ पे क्या सवाल बनेगा, पहला सवाल ये बन जाएगा कि होमोलोगस क्रोमोसोम का बनना किस अवस्था में शुरू होता है, तो प्रोफेज 1 में, मियोसिस डिवीजन में। दूसरा सवाल बनेगा क्रॉसिंग ओवर किस अवस्था में होता है, ये तो आप कह सकते हो पेकाइटिन में क्रॉसिंग ओवर होता है। रिकम्बिनेशन कहाँ पे होता है, तो डिप्लोटीन के बाद होता है रिकम्बिनेशन। साइनेप्सिस कहाँ पे होता है, ये तो जाइगोटीन में होता है। काइजमेटा कहाँ पे बनता है, तो डिप्लोटीन में बनता है। और डाइकिनेसिस का मतलब हुआ रिकम्बिनेशन। ठीक है, इस तरह से इवेंट करके आप लोगों को सवाल यहाँ पूछेगा। और लॉन्गेस्ट फेज क्या है, तो प्रोफेज 1 है, मियोसिस सेल डिवीजन का। ये डिवीजन म्यूसिस होता कहाँ पे, होता है स्पर्म सेल और एग सेल बनने के दौरान होता है, जो मेल के टेस्टिस में होता है और फीमेल के ओवरी में होता है। ठीक है, अब इसका अगला इवेंट्स क्या वो समझते हैं हम लोग। यहाँ पे देख रहे हो मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। प्रोफेज 1 देखा, प्रोफेज के बाद कौन आएगा, मेटाफेज, फिर एनाफेज, फिर टीलोफेज आएगा। तो मेटाफेज में फिर वही हालत देख रहे हो, यहाँ पे क्रोमोसोम का अरेंजमेंट इक्वेटर पे हो रहा है ये, और फिर यहाँ पे टुवर्ड्स पोल, और फिर यहाँ पे अलग अलग हो गया। अब ये जो सेल है यहीं पे डिवीजन रुकेगा, अब ये इमीडिएटली इंटर कर जाएगा, ये कहाँ पे, ये मियोसिस 2 में। मियोसिस 1 के कंप्लीशन पे ये हम लोग कहाँ पहुंच गए, 2 हेप्लॉइड सेल्स फॉर्म्स, क्रोमोसोम और स्टिल क्या है यहाँ पे डबल। लेकिन ठीक इसके बाद देखोगे आप कि ये सेल कहाँ पे इंटर कर जाएगा, ये इंटर कर जाएगा मियोसिस 2 में। अब जब मियोसिस 2 में इंटर करेगा तो यहाँ पे ये दोनों सेल जो आ रहा था ये 2 में इंटर कर रहा है, एक इस तरफ एक इस तरफ, और फिर होगा शुरुआत होगा प्रोफेज 2 का, फिर मेटाफेज 2 का, फिर एनाफेज 2 का, फिर टीलोफेज 2 का, और अंत में यहाँ पे 2, और ये सेल्स भी अंत में यहाँ पे 2, और इस प्रकार से 4 सेल बना, और चारों क्या हेप्लॉइड सेल्स है। नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या हो गया, ओरिजिनल सेल क्या था, डिप्लॉइड था, वहाँ पे 46 था, और यहाँ पे नंबर हेप्लॉइड का मतलब 23 हो गया। मतलब हर सेल में यहाँ पे 23 क्रोमोसोम है, हर सेल में यहाँ पे 23 क्रोमोसोम है। जबकि इसका जो पेरेंटल सेल्स था उसमें क्रोमोसोम का नंबर कितना था, तो वो था 46। ठीक है, तो ये आपको टोटल समरी है सेल मियोसिस सेल डिवीजन का। मतलब मैं बता रहा हूँ कि ये एक सेल था,
जब ये मियोसिस में इंटर किया तो इसमें दो अवस्था था, मियोसिस 1 एक, और दूसरा अवस्था था मियोसिस 2। मियोसिस 1 में 4 अवस्था याद है, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, टीलोफेज 1, एनाफेज 1 और टीलोफेज 1। फिर मियोसिस 2 में 4 अवस्था, प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, फिर एनाफेज 2, फिर टीलोफेज 2। और अंत में क्या हुआ, एक सेल से कितने सेल बनेंगे, एक सेल से 4 सेल बन गया, है ना, 2 ये और 2 ये। दोनों में यहाँ पे क्रोमोसोम कितना है ओरिजिनल वाले में 46। ये जो नए नए जो 4 सेल बने इन सब में क्रोमोसोम कितना हुआ, घट के 23। ठीक है, सब में ये सेल क्या कहलाएगा, डिप्लॉयड। ये क्या कहलाएगा, हेप्लॉयड। हेप्लॉयड का नंबर कितना है 23। डिप्लॉयड का मतलब क्या हुआ, एन क्या हेप्लॉयड नंबर है और 2n क्या डिप्लॉयड नंबर है। n बराबर अगर 23 है, 2n बराबर कितना हो जाएगा 46, तो n इंटू 2 46, n 23 इंटू 2 46, तो ये 46 है, ये डिप्लॉयड नंबर है और ये हेप्लॉयड नंबर हो गया। तो ये प्रोसेस होता है स्पर्म। तो स्पर्म जो है या एग जो है वो बेसिकली क्या है, वो है हेप्लॉयड। हेप्लॉयड मतलब स्पर्म में भी 23 होता है, एग में भी 23 होता है। और ये 23 होता है, ये जरूरी क्यों है, क्योंकि 23 ही है। तो जब ये आगे जब फर्टिलाइजेशन में जब मिलेगा तो 46 वाला जाइगोट बनेगा और उस जाइगोट में जब डिवीजन होगा तो उसमें आगे वही मेंटेन रह जाएगा। इस प्रकार से ह्यूमन के बच्चा ह्यूमन बने रहे, इसकी जरूरी कौन सा डिवीजन है, मियोसिस के माइटोसिस, मियोसिस। क्योंकि ये डिवीजन है जो हमारे स्पीशीज के कंपोजिशन को बनाए रखने में मदद करता है। और मियोसिस डिवीजन ए काइंड ऑफ रिप्रोडक्शन है, काइंड ऑफ सेल डिवीजन है that occurs in the sperm and egg cells formations process। तो आज थोड़ा सा मैं परेशान भी हुआ, आप भी परेशान हुए। वीडियो अच्छा लगा हो तो बात समझ ही रहे हो, सामने लिखा हुआ है। और जो भी स्टूडेंट्स हैं आप लोगों के पास तमाम सवाल बन सकता है, यहाँ पे है, मैं उन सवालों का जवाब फिर से आप लोगों को दूंगा। हाँ एक चीज़ और है, इसके बाद अगला जो क्लास होगा उसमें टेस्ट की क्लास होगा। तो आई विल टेक द टेस्ट ऑन दोज 4 टॉपिक दैट आई वाज फिनिश्ड एट। अब तक जो हमने 4 क्लास लिया है उन चारों टॉपिक पे जो सवाल बनता है मैं उन सब उस सवाल का आंसर आप लोगों से लेने वाला हूँ। और कुछ बातें जो आप लोगों को याद रखना है, कुछ साइंटिस्ट का नाम है, जैसे मान लो फ्लेमिंग हो गया, तो मैंने नाम नहीं बताया कि भाई किसने माइक्रोस्कोप को खोज किया था, किसने मियोसिस को खोज किया था, ये सब सवाल पूछता नहीं जनरली। प्रोसेस सवाल आता है यहाँ पे है, किस सेल में कौन सा होता है इसलिए सवाल आता है यहाँ पे। और जब मैं रिप्रोडक्शन टॉपिक पढ़ाऊंगा तो वहाँ पे एक बार और सेल डिवीजन को आप लोगों को याद कराऊंगा। थोड़ा सा अभी समझने के लिए समझिएगा। लास्ट में इसी स्लाइड पे मैं एक बात और कह दूँ आप लोगों को कि माइटोसिस में एक सेल से 2 सेल बनेगा और मियोसिस में एक सेल से 4 सेल बनेगा, है ना। याद रखना नंबर यहाँ पे क्रोमोसोम का मेंटेन रहेगा, पेरेंट से जितना रहेगा यहाँ पे क्रोमोसोम का नंबर घट करके आधा आधा हो जाएगा। मतलब यहाँ 40 होगा तो यहाँ पे 4 है, सब में नंबर 23 रहेगा। ठीक है, ये होता है कहाँ पे, ये होता है डिवीजन हमारे स्पर्म और एग बनने की जरूरी है, और ये जरूरी है हमारे शरीर के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए माइटोसिस, है ना। इस बात को याद रखिएगा। चलिए थैंक्स, बाय, फिर मिलते हैं।